स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस पे लगने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बात के लिए हम रिवाइज इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस आए थे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। बात क्लियर है? मेन जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? आप सब लोग मेरे को रिप्लाई करते हुए चलना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता चलूंगा आप लोग इमीडिएटली मुझे रिप्लाई करते चलना। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का। किसका स्टेटमेंट होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ पर शो होता है? मुझे रिप्लाई जल्दी जल्दी करते चलना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीधे चलता चलूंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ शो होता है? सर बैलेंस शीट में शो होता है। वेरी गुड। बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? सब बैलेंस शीट में भी असेट साइड होता है। वेरी गुड सर। असेट में भी सर करंट असेट के अंदर शो होता है। और करंट असेट में कहा जाता है? सर करंट असेट में बाइफर्केशन होता है, CIT CSO। मैं अब शॉर्ट में ही बोलूंगा। इसमें से जो फोर्थ जो सी है ना, वेरी गुड, जो रिप्लाई कर रहा है वेरी गुड, जो फोर्थ सी है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप लोगों को मेरी ट्रिक पता होगी, मैंने असेट को भी दो बाइफर्केशन करे थे, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट की ट्रिक बताई थी FND LO, याद आ रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और करंट असेट की ट्रिक बताई थी CIT CSO, जिसमें जो फोर्थ सी है ना उधर हम शो करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो की रिकॉर्डिंग करता है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कितनी एक्टिविटीज थी, कितनी एक्टिविटीज का हमने बेसिकली डिस्कशन करना था इस चैप्टर के अंदर? बताइए जल्दी से। सर फर्स्ट एक्टिविटी है, वेरी गुड, ऑपरेटिंग। सेकंड एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग, और थर्ड एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ठीक है, ये तीन एक्टिविटीज हैं। ओके, जिसमें से हमने सिंपल एक छोटी सी बात कही थी। फाइनेंसिंग के अंदर ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या आता है? बताइए। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर बेसिकली किसकी बात करी जाएगी? सर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम किसकी बात करेंगे? ओनर्स फंड और बोरोड फंड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब सर इक्विटी। इक्विटी मींस आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसकी बात करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और बोरोड फंड के अंदर से बेसिकली डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म नेचर का, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। वेरी गुड। डिवेंचर और बॉन्ड्स मैंने अभी आपसे सिंपल ये कहा था, ये दोनों ही एक जैसे होते हैं, इनको एक जैसे ही मानते हुए आप ट्रीट करिए, क्योंकि ज्यादा नॉलेज आपको दूंगा वो बेकार रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डिवेंचर है। ओके, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग बेसिकली आपको किधर मिलता है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली असेट के अंदर ही मौजूद होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ मौजूद होता है? असेट के अंदर ही मौजूद होता है। असेट में भी सर कौन से असेट में मिलेगा इन्वेस्टिंग? करंट असेट में मिलेगा इन्वेस्टिंग या नॉन करंट असेट में मिलेगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा नॉन करंट असेट के अंदर मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि आप इस चीज को मेरे को बता पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में मिलेगा? नॉन करंट असेट के अंदर मिलेगा। और नॉन करंट असेट के अंदर मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी? बोलिए जल्दी से। FND LO। मैं तो अब आपसे ऐसे ही बात करूंगा, अब तो मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा, FND LO, क्योंकि आई होप अब आपको ये ट्रिक्स याद हो गई होंगी। नॉन करंट एसेट में FND LO। जनरली जनरली FND LO का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। FND LO का मतलब क्या वो आपको पता है। F मतलब फिक्स्ड असेट, N मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D मतलब डेफर्ड टैक्स असेट, L मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, और O मतलब अदर्स। यही तो होता है बेसिकली। जो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो मिलेगी ना वो मिलेगी नॉन करंट एसेट में। उसमें भी जनरली आपको फिक्स एसेट मिल जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल जाए तो आपको एक बार पता चल जाएगा देखकर। ठीक है, जनरली आपको नहीं मिलेगा, मिल जाए तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा। और अदर्स होंगे। सिंपल बात बोलूं, सिंपल बात बोलूं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसके लिए आपको दिमाग नहीं मानना है। आप सीधे असेट साइड जाओगे, असेट के नॉन करंट असेट में देखो क्या किसी में कोई इंक्रीज और डिक्रीज है। लेकिन लेकिन लेकिन
यहीं पर ही फोकस करिए आप लोग, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन 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 इस पर फोकस करना है आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से समझिए। आपको असेट में मिलेगा तो सही, लेकिन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही चालाक है। क्वेश्चन के अंदर जो भी मेन बात होती है ना, वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो ध्यान देना है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, उसके बाद सीधे असेट की कहानी क्लियर हो जाए, असेट बढ़ क्यों रहा है, असेट कम क्यों हो रहा है। और ज्यादातर जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसकी गिवन है, तो आंख बंद करके उसका अकाउंट बना देना। बात क्लियर है? ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? और सर ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, आपको बताइए ऑपरेटिंग में क्या जाएगा? अच्छा सा आंसर दीजिए सर। जो चीज इन्वेस्टिंग में नहीं गई और जो चीज फाइनेंसिंग में नहीं गई, उसका एक ही स्थान है। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है सर हमारा ऑपरेटिंग। जो चीज कहीं पर नहीं गई वो जाती है ऑपरेटिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो प्रॉफिट आता है, कौन सा आता है? एमसीक्यू बना रहा हूं। एक आता है नेट प्रॉफिट, एक आता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नेट प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट? और डी, ऑल ऑफ द एबव के सारे ही प्रॉफिट लेते हैं। बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा लेते हैं? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। यदि भूल गए हो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। सर ऑपरेटिंग इनकम में से एक तरीका क्या होता है, जो ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा? सर वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल सीधा साधा तरीका है, ये तो देंगे नहीं, इतने तो ये आपको देंगे भी नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा आगे कभी। ठीक है, ओके। बाकी हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालो? नेट प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? सर नॉन ऑपरेटिंग भी होता है और ऑपरेटिंग भी होता है। तो आप क्या करिए, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट कर दीजिए। यदि इनकम है तो हटा दीजिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? सारी इनकम जोड़कर और सारे खर्चे माइनस कर कर। जो आपने इनकम जोड़ी है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी शामिल होगी। जो इनकम आप जोड़ रहे हो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम शामिल है, तो आपको क्या करना है? आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। और जो आपने खर्चे माइनस करे हैं उन खर्चे में नॉन ऑपरेटिंग खर्चा भी होगा, तो आपने उसमें से नॉन ऑपरेटिंग खर्चा भी माइनस करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन 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 ये पे ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कैश और नॉन कैश, कैश और नॉन कैश दोनों होंगे। हम क्या बना रहे हैं? हम सब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम सब किसकी बात करें? कैश की। नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एमसीक्यू बना रहा हूं, जो डेप्रिसिएशन है उसका नेचर क्या है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? और ऊपर से सी ऑप्शन, ऑपरेटिंग एंड कैश, और डी ऑप्शन फुल ऑप्शन, ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। अब बताइए ये चार ऑप्शन मैंने आपके पास दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन डेप्रिसिएशन के लिए वैलिड होगा? सोच समझ के आंसर देना, एग्जाम में बना कंफ्यूजन होगा भी आंसर नहीं दे पाए तो। वेरी गुड वेरी गुड सर, इसके लिए जो होगा ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। वेरी गुड, समझ में आया? तो सर मतलब कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग तो है लेकिन नॉन कैश है। कोई आपसे पूछे का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है या नहीं, आपको कहना पड़ेगा सर डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। लेकिन हम पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वही आइटम लिए जाते हैं जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कैश वही कैश इक्विवेलेंट वाला। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, ठीक है। चलिए, मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर करवा दी थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया था आपको। कोई बात नहीं, जिसने क्वेश्चन ट्राई नहीं करे हैं मैं खुद ट्राई करवाता हूँ क्वेश्चंस को। एक सेकंड देखिए। अच्छा, मैं पहले एक काम करता हूँ, कुछ और एडिशनल आपको नॉलेज देता हूँ। जो मेरे पास क्या खुल गया है? अच्छे सेक्शंस खुल गए हैं। ओके, कुछ और एडिशन आपको नॉलेज देता हूँ। ओके, मेरे पास ये क्या खुला है? मैंने सब P&L खोला है। क्या मुझे आपको बता सकता है कंपनीज एक्ट के किस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल का नाम बताना, किस शेड्यूल के अंदर हम बैलेंस शीट और P&L बनाते हैं?
मुझे बताइए जल्दी से। सर कंपनीज एक्ट के, वेरी गुड रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया। सर थ्री शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सर आप ये चीज बता क्यों रहे हो, और तो बता नहीं रहे हैं, मतलब कहीं बुक में कहीं पे तो इन्हें रेफर करा नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हो? मैं बता इसलिए रहा हूँ कि नॉलेज पर्पज के लिए, और एग्जाम में जरूरत पड़े तो आप जरूर रेफर करके आइए कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल थ्री पार्ट वन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, P&L एज पर शेड्यूल थ्री पार्ट टू ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बात क्लियर? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस होकर मेरी बात सुनना आप लोग, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए आप लोग। देखिए ये मेरे पास क्या है सर, मेरे पास है P&L। इस चीज के ऊपर डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, सिर्फ मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आज भी नहीं करवाऊंगा, आज भी मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेली कुछ ना कुछ एडिशन करूंगा, जिससे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल हो जाए। अदरवाइज मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी लूं तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर से। मेरे को आपका इंटरेस्ट भी तो बना के रखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ये आपकी होगी टोटल इनकम, ठीक है? बात क्लियर है? ये इसमें दोनों इनकम शामिल होगी। कौन सी दोनों इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इसमें दोनों इनकम शामिल होगी। बात क्लियर है? ये आ गया आपको टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। इसको ऐसे बोलिए, टोटल रेवेन्यू के अंदर जो इनकम होगी दोनों होगी। बात क्लियर है? उसके बाद ये देखिए आप लोग, अब फिर क्या आएगा, एक्सपेंस। अब जो टोटल एक्सपेंस होगा, अब जो टोटल एक्सपेंस होगा, इसमें भी आपकी दोनों शामिल होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना। ये जो फॉर्मेट है ना, आपकी बुक में नहीं है। बुक में तो आधा यहाँ तक खत्म कर दिया, बुक में कहाँ तक खत्म कर दिया है, फिफ्थ पॉइंट तक आपका बुक में खत्म कर दिया, फिफ्थ पॉइंट तक आपकी बुक में क्या है, खत्म कर दिया है, ठीक है? लेकिन आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, और कोशिश करूंगा आपको क्रैम नहीं करवाऊं, कोई भी चीज मगअप नहीं करवाऊं, ठीक है? बुक में सिर्फ इन्होंने यहाँ तक खत्म कर दिया है, बुक में तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ तक खत्म कर दिया है, लेकिन मैं आपको पूरा क्यों दिखा रहा हूँ, ओनली फॉर लॉजिक, सिर्फ लॉजिक पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। अब देखिए इधर आपकी क्या आ गई, ऊपर देखते चलिए सर, ऊपर हमने क्या करा, टोटल इनकम लिखी, टोटल इनकम इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, और हमने टोटल एक्सपेंस लिख दिया। अब जो आएगा that will be the that will be the नेट प्रॉफिट। ये क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कौन सा हो गया, बिफोर टैक्स। सर बिफोर इंटरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो गया। इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है? जो भी इंटरेस्ट होती है ना, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती है। जो भी इंटरेस्ट होती है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती है, क्योंकि इंटरेस्ट होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है ना, तो इंटरेस्ट होती है फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती है। बात क्लियर है? सर फिर डिविडेंड, अरे भूल गए, डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन होता है, जो प्रॉफिट निकलने के बाद दिया जाता है। याद आ रहा है ना? जो इंटरेस्ट होती है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती है, तो हम तो इंटरेस्ट माइनस करके तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट तो माइनस हो गई, लेकिन टैक्स भी माइनस है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई थिंक मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक्सेप्शन आइटम्स क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कहीं पे एक कंसेप्ट बनाने के लॉजिक भी काम नहीं आएगा, इसको बिल्कुल ही हटा दीजिए। एक्सेप्शनल आइटम्स होते क्या हैं, ठीक है? बात क्लियर है? मुझे तो आपको क्या विजुअलाइज करवाना है, देखिए हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर, एक्सेप्शन हटा दीजिए, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ये आ गया। अब देखिए एक्सेप्शनल आइटम हटा दीजिए, तब ये वाला पॉइंट भी इसको एज इट इज हटा दीजिए। बात क्लियर है? इसको भी हटा दीजिए, इस लाइन को भी हटा दीजिए। अब जो आपका आ गया नेट, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्या कर रहे हैं, माइनस करें, ये तो माइनस हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये प्रॉफिट आया है, जो ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस कर रहे हैं। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आइदर इनकम भी हो सकते हैं या एक्सपेंस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, यदि भूकंप आ गया, वे मेरी पूरी फैक्ट्री ऊपर से नीचे गिर गई, यह इनकम हो गई, किसी का गल्ला, मतलब किसी के पैसे मेरी दुकान में बारिश के चक्कर में आ गए, ये भी हो सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ भी हो सकता है, आइदर प्लस और इन माइनस, एनी एनी ऑफ द फॉलोइंग। बात क्लियर? मैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करा,
फिर आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो ये पॉइंट आए ना, ये वाला पॉइंट, ये आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बात क्लियर है? देखिए बिल्कुल फोकस करते हुए चलिए इस जगह पर, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है ये आगे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उठाया, फिर ये क्या आ गया, टैक्स आ गया। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, जैसे सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी टैक्स आ गया, फिर हम क्या माइनस करेंगे सर, फिर हमने माइनस करा टैक्स। फिर हमने क्या माइनस करा, टैक्स। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो ये फिगर आई है, देखो बुक में तो इतना है नहीं, तो बुक से तो मैं आपको लॉजिक दे ही नहीं सकता किसी भी कीमत में, बुक से तो आपको मुझे रटवाना पड़ेगा, इसमें मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, इतना ही, आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए। डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको नहीं बता रहा है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस की बात तो करी नहीं जाएगी। ये इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है इसकी बात भी नहीं कर रहे। लॉजिक के लिए इतना बहुत है। पूरा कॉन्सेप्ट को एक सेकंड में रिवीजन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन क्या मूव ऑन करेंगे। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ। देखिए मैंने ओवरऑल क्या किया है, लॉजिक सुनते चलना, लॉजिक अपना बनना शुरू होंगे, फिर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से होगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा सर, इनकम लिख ली, टोटल इनकम लिख ली। रेवेन्यू तो इनकम हो गई, इनकम के अंदर नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देना, इसमें बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन करना। फिर मैंने क्या करा, एक्सपेंस कर लिया। एक्सपेंस का टोटल होगा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ध्यान रखना इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, वो इसके अंदर जा चुका होगा। आइदर इंटरेस्ट बैंक लोन पर, डिवेंचर्स पर, बॉन्ड्स पर, किसी पे भी इंटरेस्ट हो, वो सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, वो सब ऑलरेडी जा चुका होगा। बात क्लियर है? ओके, अभी आ गया आपका टोटल एक्सपेंस आ गया, नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। अब टोटल माइनस आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बात क्लियर है? फिर मैंने क्या करा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करा। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने टैक्स हटाया। फिर मैंने क्या करा, टैक्स हटाया। उसके बाद फिर मेरा क्या आ गया, फाइनली प्रॉफिट आ गया। दैट्स ऑल। आप इतना फॉर्मेट याद करिए, प्रॉफिट आ गया। वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग, इससे आपको मतलब नहीं है, इसको सबको हटा दीजिए। इसको बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। अब इस साल का आ गया आपके पास प्रॉफिट। बोलिए, दोबारा रिपीट करिए आप सब लोग मेरे साथ घर पर ही, घर पर ही रिपीट करिए कि मैंने क्या क्या करा है। सब पहले आपने टोटल इनकम लिखी, टोटल इनकम के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग शामिल है, मेरे साथ जरूर रिपीट करना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा टॉपिक के अंदर। टोटल इनकम लिखी जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों शामिल है, तो हमने टोटल एक्सपेंस लेके इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग शामिल है, फिर हमने टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हटाए, जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बात क्लियर? फिर हमने क्या करा है, पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हटाए, देन फिर हमने क्या हटाया, फिर टैक्स हटाया। बात क्लियर? और टैक्स हटाने के हमारे पास आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब देखिए पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ये सब हटा दो। अब मेरे को एक चीज बताइए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कहीं पर भी इनने ये बात करी है कि इसमें से पैसे जनरल रिजर्व में जा रहे हैं, या फिर इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या कहीं पर भी जो एप्रोप्रिएशन होते हैं, क्या अभी तक हमने जितना पढ़ा है, क्या एप्रोप्रिएशन कहीं पे बात करी गई है? बताइए, क्या एप्रोप्रिएशन हमने बात करी है कि इतना डिविडेंड पे कर दिया, मतलब या फिर इतना डिविडेंड हम पे करेंगे, या फिर इतना हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इतना हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? सर ऐसी कोई बात ही नहीं कह रखी है। हाँ, ऐसी कोई बात कहीं नहीं रखी है। बिल्कुल ध्यान से लॉजिक सुनते चलना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, इतना शानदार कॉन्सेप्ट बनेगा आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, देखिए कहीं पे बात नहीं करी है ना जी, यहाँ से कहीं पे बात नहीं करी गई है, तभी आपसे वही करो, नहीं करी गई है। तो सर पी एंड एल के अंदर बाइफर्केशन नहीं होता? क्या पी एंड एल के अंदर एलोकेशन नहीं होता सर? क्या सर, पी एन जो प्रॉफिट आ गया, क्या अब पी एंड एल, जो पी एंड एल कंपनीज एक्ट ने दे रखा है, क्या उसके अंदर एलोकेशन नहीं होता, उसके अंदर बाइफर्केशन नहीं होता? जैसे कि प्रॉफिट आया, सब प्रॉफिट में कुछ डिविडेंड में बांट दिया, कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ किसी और रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ हमने एज एन इमरजेंसी फाइनेंस इमरजेंसी रिजर्व बना दिया, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। सर क्या पी एंड एल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा ट्रांसफर का? नहीं होगा, नहीं होगा सर। फिर ऐसे ट्रांसफर वाला काम का होगा, वो हम
थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के अंदर ही होगा। पी एंड एल के अंदर कुछ भी, पी एंड एल का बिल्कुल साफ सुथरा काम होगा, सिर्फ प्रॉफिट निकाल के आपको छोड़ना है, दैट्स ऑल। कोई भी एलोकेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब कि अब मेरा क्वेश्चन फिर आप लोगों से अराइज हो रहा है, क्या पी एंड एल में ट्रांसफर होगा? सर कहीं नहीं होगा, पी एंड एल में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। यदि आप लोग आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन के अंदर अब क्या होता है, अब देखिए सर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो गिवन होती है ना, वो ये वाली फिगर होती है, जो गिवन होती है ना वो ये वाली फिगर्स होती हैं। जैसे सपोज करो एक ये करंट ईयर मान लिया, कुछ भी मान लो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डजंट मीन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ये वाली फिगर गिवन होगी। अब मेरे पास क्या होगी, ये वाली फिगर गिवन होगी। अब मुझे इस फिगर से किस फिगर की मूव ऑन करना है, मुझे सर पहले तो ये वाली फिगर लानी है, फिर देन मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है सर, फिर मुझे इसमें से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट करना है। देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स हमेशा एक्सपेंस होता है, तो टैक्स होता है माइनस होता है। बात क्लियर है? चलो मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस मान लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस बोल लो, एक्सपेंस कुछ भी बोल लो, मेरा खर्चा हो गया तो माइनस कर दिया। अब मेरे पास ये वाली फिगर गिवन है, सपोज कि ये वाली फिगर मेरे पास 100 रुपए की, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। टैक्स वाली जो फिगर है वो है मेरे पास 10 रुपए की, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे पास जो भी नुकसान हुआ है वो है मेरे पास 20 रुपए का। बात क्लियर? क्या तुम मुझे ये वाली फिगर निकाल के बता सकते हो? ये वाली फिगर कैसे निकलेगी? सर जो प्रॉफिट आया है, देखो ये वाला पॉइंट से हमें मतलब है नहीं है, जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला प्रॉफिट है, इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम 20 रुपए माइनस करते और 10 रुपए माइनस करते, तो क्या आता है, 100 रुपए आ जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या पूछा, आप मुझे ये वाली फिगर बता सकते हो, तो आप कैसे निकालते हो? सर ये वाली जो फिगर है ना, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली जो फिगर है इसमें 20 रुपए माइनस करेंगे, 10 करेंगे, तो सर ये वाली फिगर आएगी। अब मुझे ये वाली फिगर निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, 100 में से 10 प्लस करूंगा और 20 प्लस करूंगा, तो ये कितना गया, 130। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होगा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, मतलब कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। सर आपने फिर हमको ये चीजें स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई थी? स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाते इसलिए नहीं बताई थी, आज मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया ये चीजें। देखो हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन होगा, सर फिर एप्रोप्रिएशन का क्या होगा, जो आपने मैं एप्रोप्रिएशन की बात बोली थी वो अभी कुछ नहीं होगा, उसके लिए मैं अब आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, आने आते आते धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। तो मतलब कि मैं ये प्रॉफिट गिवन हो तो इस प्रॉफिट का सारा टैक्स प्लस करना है, एड बैक ही तो करना पड़ेगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इम्पैक्ट भी एड बैक करके खत्म करो, ये आगे 130। अब इसमें से क्या होगा, अब इसमें से अब देखिए, अब आप लोगों ने क्या देखा, अब ये आगे मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों का मिक्सचर, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। सर इनकम में भी रेवेन्यू और रेवेन्यू के ना नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम दोनों शामिल है, उनको प्लस कर कर ये नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है, सारा एक्सपेंस को माइनस करके आया। तो सर आप क्या करिए, जो ये 130 आ रहा है ना, इसमें जितना भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपने माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल के, मैं सारे एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाले, उस एक्सपेंस को क्या करूं? सर उस एक्सपेंस को पहले तो एक काम करो, जो आपने गलत किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड बैक कर लो पहले तो आप, जिससे कि जो आपने माइनस किया इसका इम्पैक्ट हो गया खत्म, ये आपने माइनस करा है इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया ऐड बैक कर कर। वेरी गुड सर, फिर अब क्या करें उसके बाद? सर फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद सर क्या करें? उसके बाद अब आप क्या करोगे? सर उसके बाद आप लोग क्या करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी हटा दो, जिससे कि क्या बचेगा, जिससे कि आपके पास जो बचेगा इसका एडजस्टमेंट कर लोगे, इसका आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या, अब मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से है, क्या मैं सीधे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भेज दूं? बताइए, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाकर सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भेज दूं या नहीं भेजूं? सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा आंसर आया, वेरी गुड। नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे, इसका रीजन और बता दीजिए मुझे आप लोग एक बार, अच्छा लगेगा यदि आप लोग बता पा रहे हो। इसका रीजन और बताइए क्यों नहीं भेजेंगे हम लोग। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। ये डबल काउंटिंग किस चीज की होगी? डबल काउंटिंग किस चीज की होगी? ये तो गलत है।
हर्ष, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया मुझे। देखिए क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि सर इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होगा, ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन शामिल होगा, ये तो नॉन कैश है। भले ही ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन कैश है। इस नॉन कैश आइटम को क्यों भेजोगे आप? तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो तो भेजोगे ना, तो बेचते 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 आपके दिमाग में आएगा क्या कोई नॉन कैश आइटम तो माइनस नहीं कर रखा मैंने। अरे हाँ, भले ऑपरेटिंग हुआ तो क्या वो नॉन कैश तो हटाओगे ना। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश आइटम है, इसको माइनस करोगे क्या? अब इसको ऑपरेटिंग में है। जी हाँ, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होगा जो कैश आइटम का है। आई थिंक मेरी अब बात सबको क्लियर हो गई होगी। बताइए, क्या सबको क्लियर हो गई इतनी बात? फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वापस से हम लोग। इतना क्लियर हो गया तो हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाकर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाला है, इसको उठा के हम पीएनएल में लेके जाएंगे। सर अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, आपने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं हम उसका भी तो एडजस्टमेंट करते हैं, तो इधर एप्रोप्रिएशन कहाँ आया? मैं भी तो ये कह रहा हूँ अभी नहीं आएगा, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे देगा, बस आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि जैसा जैसा पीएनएल माइनस हुआ है, देखो पीएनएल में क्या करा मैंने, नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट है, पहले मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इम्पैक्ट लिया, देन मैंने क्या लिया, टैक्स का इम्पैक्ट लिया, देन मेरा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन आपको ये गिवन करेगा, क्वेश्चन एक तरीका है, क्वेश्चन आपको ये गिवन करे ऐसा दे दे, तो आप क्या करोगे, इसका इम्पैक्ट निकाल लोगे। बात क्लियर है? एक काम करता हूँ, लॉजिक के लिए आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा क्लियर होगा। काइंडली मूव ऑन पेज नंबर 5.14। काइंडली मूव ऑन पेज नंबर 5.14। यस गुरवाल, 5.14 पे आइए। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, देखकर भूल जाना। एक बार देख लो, देखकर भूल जाओ, जब मैं करवाऊंगा तब देखेंगे। एक बार नजर मार लेते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है। ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट भी तो होगा सर कोई, हाँ डायरेक्ट होता है, लेकिन मैं बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी आप सीधे देखिए स्टेप नंबर 1, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1। उसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिल्कुल नीचे जो इन्हें सीक्वेंस दे रखा है, जो बोल्ड है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट। अब मेरी बात बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते चलना, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। इनने क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ये वाली फिगर गिवन है, देखो दिखाई दे गया? मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये वही फिगर है आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये फिगर आ गई। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, देखो नीचे ने ऐड किया है इनकम टैक्स प्रोविजन, क्या है इसको बाद में देखेंगे। इनने क्या करा है, जो टैक्स है, ये टैक्स इनकम है, इसको एड बैक किया है, और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, यदि नुकसान है तो इसको एड बैक किया है, और यदि इनकम होता तो उसको क्या करा है इनने, माइनस करा है। और यदि टैक्स के अंदर कोई इनकम टैक्स रिफंड हो तो उसको भी माइनस करेंगे। उस चीज को समझ लेंगे, टैक्स से साथ ही समझ लेंगे बाद में। आप एक बार नजर मार के देखिए, इनने क्या करा है, ये प्रॉफिट गिवन है, इस प्रॉफिट के अंदर टैक्स को एड बैक करा है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हो रहे हैं उनको एड बैक किया है, जिससे कि आप कहां पहुंच गए, आप यहां पर पहुंच गए। आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पर। बात क्लियर है? अब जैसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे। बात क्लियर? अभी तो हम इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप पे पहुंचे हैं। बताइए क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया, ये कैसे निकालने हैं, ये वाला स्टेप पे कैसे पहुंच रहे हैं, बुक के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये गिवन होगा, इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, यदि समझ में नहीं आ पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब लोग रिस्पॉन्ड करिए मुझे प्लीज। एक बार पूरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे कि पेज नंबर 5.14 के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉफिट गिवन है, ये वाला दिखाई दे रहा है, डेट्स विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, मतलब कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन है। अब ये क्या कर रहा है, आपको इस जगह पहुंचना है, आपको इस जगह पहुंचना है। इस जगह पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या आएंगे बीच में, सर आपके पास दो चीजें बीच में आएगी, एक आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक आएगा टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, मैंने क्या करा, इस 100 रुपए में जो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसके अंदर मैंने क्या करा, ऐड बैक कर ले, वापस जोड़ दे, क्योंकि इसको माइनस करके तो मैं निकाल रहा था ये, इसको वापस ये जोड़ा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यदि लॉस है तो इसको जोड़ दिया,
और यदि इनकम है तो इसको माइनस कर दिया, यदि इनकम टैक्स में कोई रिफंड है इसको माइनस कर दिया, तो हमें इस स्टेप पर आकर खड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, इस स्टेप से इस स्टेप की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, ये मेरे को ये निकालना है। बताइए अब क्लियर हो गया आप लोगों को इतना?